ऐ जिंदगी तुझसे हर कदम पर समझौता क्यों किया जाए। शौक़ जीने का है मगर इतना भी नहीं कि मर मर के जिया जाए। ऐ जिंदगी तुझसे हर कदम पर समझौता क्यों किया जाए। शौक़ जीने का है मगर इतना भी नहीं कि मर मर के जिया जाए। जलेबी की तरह उलझ रही है तू, जलेबी की तरह उलझ रही है तू, तो क्यों ना तुझे चाशनी में डुबोकर तेरा मज़ा लिया जाए। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल स्टडी क्लब 24 में। मैं जितेंद्र। आज पढ़ने वाले हैं कटिबंधों को। आपने पिछली वीडियो हमारी देखी होगी जिसमें हमने ग्लोब के माध्यम से पृथ्वी पर जो भी अक्षांशीय और देशांतरीय रेखाएं होती हैं उनके बारे में डिस्कस किया था। तो उसी में मैंने आपको बताया था अक्षांशीय रेखाओं में 0 डिग्री विषुवत रेखा होती है, उसके उत्तर में चलेंगे तो वहाँ पर कर्क रेखा मिलती है, उसके नीचे साइड में मकर रेखा मिलती है हमने। और ये जो अक्षांश रेखाएं होती हैं, ये अक्षांश रेखाएं हमारी जलवायु निर्धारण का कार्य करती हैं। इसके साथ जो देशांतर रेखाएं होती हैं वे हमारे समय का निर्धारण करती हैं। आज हम समझते हैं कि ये कटिबंध क्या होते हैं और कहाँ कहाँ पे कौन कौन से कटिबंध पाए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, ये मैंने एक पृथ्वी बना ली। ये एक पृथ्वी है और इसके दो भागों में बराबर 2 भागों में बांटने वाली रेखा को 0 डिग्री विषुवत रेखा भूमध्य रेखा कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? भूमध्य रेखा कहा जाता है। जो कहाँ से निकलती है? 0 डिग्री अक्षांश से निकलती है, जो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध को 2 भागों में बांट देती है। ऊपर हमारा उत्तरी ध्रुव होता है, इसी कारण से इसको उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है। नीचे दक्षिणी ध्रुव होता है जो हमारा दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। 0 डिग्री अक्षांश से लेकर दक्षिणी ध्रुव तक ये हमारा दक्षिणी गोलार्ध होता है और 0 डिग्री से लेकर उत्तरी ध्रुव तक हमारा उत्तरी गोलार्ध होता है। 2 भागों में बांटती है। जब हम 0 डिग्री से उत्तर की ओर 23.5 डिग्री पर पहुंचते हैं, जब हम 23.5 डिग्री पर पहुंचते हैं तो यहाँ पर हमें मिलती है कर्क रेखा। यहाँ पर हमें कर्क रेखा मिलती है और जिसको हम बोलते हैं विषुवत रेखा। 0 डिग्री को हम विषुवत रेखा बोलते हैं, ठीक है। और अगर इस 0 डिग्री से यानी विषुवत रेखा से हम दक्षिण की तरफ बढ़ते हैं 23.5 डिग्री, तो वहाँ पर हमें मिलती है मकर रेखा। वहाँ पर हमें मकर रेखा देखने को मिलती है। अगर इससे दक्षिण साइड में अगर हम 66.5 डिग्री पर पहुँचते हैं, 66.5 डिग्री पर जब हम पहुँचते हैं तो हमें मिलता है यहाँ पर अंटार्कटिका व्रत। अंटार्कटिका व्रत हमें यहाँ देखने को मिलता है, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम 0 डिग्री से 66.5 डिग्री पर पहुँचते हैं तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है आर्कटिक व्रत। आर्कटिक व्रत क्योंकि यहाँ पर क्या है, हमारा आर्कटिक महासागर है, इसलिए इस क्षेत्र को बोला जाता है आर्कटिक जोन या आर्कटिक व्रत। और यहाँ पर हमें अंटार्कटिक महासागर मिलता है। नीचे दक्षिण साइड में महासागर कह लीजिए या महाद्वीप कह लिए, अंटार्कटिक महाद्वीप मिलता है। वहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है? अंटार्कटिक व्रत देखने को मिलता है। जैसा कि आप लोगों को पता है, ध्रुव जो दोनों ध्रुव हैं ये हमारे जमे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर तापमान माइनस में, कभी कभी माइनस में भी पहुंच जाता है। सबसे ज़्यादा ठंडे जो प्रदेश हैं हमारी पृथ्वी के वो हमारे दोनों ध्रुव हैं, दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव। और अगर बात की जाए 0 डिग्री की तो 0 डिग्री हमारा गर्म है। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि 0 डिग्री से अगर हम उत्तर की तरफ चलें तो वहाँ के तापमान में गिरावट नज़र आती है। अगर 0 डिग्री से दक्षिण की तरफ बढ़े तो वहाँ से भी क्या होगा, तापमान में गिरावट नज़र आएगी, क्योंकि दक्षिणी ध्रुव ठंडे हैं। और यहाँ पर क्या है कि जो सूर्य है हमारा, वो सूर्य पूर्व दिशा में निकलता है। ये हमारी पूर्व दिशा है और ये हमारी पश्चिम दिशा है, ठीक। अब यहाँ पूर्व दिशा से जब सूर्य निकलता है तो यहाँ से सीधी
सूर्य की सीधी किरणें हमारे इस 0 डिग्री से लेकर, अब बात करें हम 23 डिग्री दक्षिण में, 23 डिग्री यानी कि दक्षिण में मकर रेखा से लेकर कर्क रेखा पर क्या है, सूर्य की जो किरणें हैं वो सीधी पड़ती हैं, यहाँ पर सीधी पड़ती हैं। इसी कारण यहाँ पर जो माहौल होता है वो गर्मी वाला होता है। और ये कहाँ तक जाता है, तो ये सूर्य हमें देखने को मिलता है यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक। बात करें तो कर्क रेखा से मकर रेखा तक ही देखने को मिलता है। उसके बाद ये ध्रुवों तक नहीं जा पाता है और ध्रुवों पर इसकी जो है तिरछी किरणें पड़ती हैं ध्रुवों पर। इसी कारण से यहाँ का माहौल जो है ठंडा रहता है, ठीक है, जिसी कारण ये दोनों ध्रुव हमारे जमे हुए हैं। तो अब देखिए, इसी तापमान के आधार पर हमारी जलवायु को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी होती हैं हमारी 3? तो वो होती हैं हमारे शीत, ऊपर से बात करें तो शीत, शीत के बाद आ जाएगी हमारी शीतोष्ण, उष्ण। ये 3 प्रकार की जलवायु होती है, शीत जलवायु, उष्ण जलवायु और शीतोष्ण जलवायु। इनको हम कटिबंध भी बोल सकते हैं, कटिबंध। तो ये 3 प्रकार के कटिबंध होते हैं, शीत कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और उष्ण कटिबंध। इस प्रकार से हम जलवायु को निर्धारण इन अक्षांश रेखाओं से करते हैं। तो जैसे कि मैं आपको दिख रहा होगा यहाँ से 0 डिग्री के कर्क रेखा तक, 0 डिग्री से कर्क रेखा तक और 0 डिग्री से मकर रेखा तक, ये जो हमारा क्षेत्र है, इसे मैं दूसरे कलर से डिनोट कर देता हूँ। तो ये जो हमारा क्षेत्र है ये गर्म जलवायु वाला है, यानी कि इस क्षेत्र को मैं बोल सकता हूँ उष्ण कटिबंध। इसको मैं उष्ण कटिबंध बोल सकता हूँ, ठीक है। ये हमारा क्या है, उष्ण कटिबंध है, उष्ण कटिबंध है। और जो कहाँ से कहाँ तक है, तो वह कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा तक आता है। जब हम 0 डिग्री से उत्तर और दक्षिण की तरफ 23.5 डिग्री जाते हैं तो ऊपर की साइड में हमें कर्क रेखा मिलता है और दक्षिण साइड में मकर रेखा। और इन दोनों के मध्य का जो कटिबंध है वो कौन सा होता है, हमारा उष्ण कटिबंध मिलता है हमें, ठीक है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, अधिकांश मात्रा में क्या होती है, गर्मी होती है। अगर हम इससे थोड़ा ऊपर चलें, यानी कि कर्क रेखा से लेकर आर्कटिक वृत्त तक, यानी कि 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री तक हम पहुंचते हैं, तो वहाँ पर हमें देखने को मिलता है शीतोष्ण जलवायु। यहाँ पर क्या मिल रही है, हमें शीतोष्ण जलवायु देखने को मिलती है। यहाँ पर हमें शीतोष्ण जलवायु देखने को मिलती है, यानी शीतोष्ण कटिबंध देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पर शीतोष्ण हो गया। अगर हम बात करें ऊपर हमारा होता है शीत, यानी कि ठंडा है, तो इसको हम शीत कह देंगे। तो ये हमारा कौन सा कटिबंध हो जाएगा, शीत कटिबंध हो जाएगा। इसी प्रकार जब हम दक्षिण की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पर 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री तक बात करें तो मकर रेखा से अंटार्कटिका वृत्त तक, तो हमारा यहाँ पर कौन सा जोन मिल जाएगा, यहाँ पर हमारा कटिबंध मिलेगा। यहाँ पे हमें कटिबंध मिलता है शीतोष्ण, यहाँ पर शीतोष्ण कटिबंध मिलता है। यहाँ पे हमें शीतोष्ण कटिबंध मिलता है इस क्षेत्र में। अब एक चीज़ और बता दें आपको, ये शीतोष्ण है, इस शब्द को उपोष्ण भी कहा जा सकता है, इसे उपोष्ण भी कहा जाता है। तो याद रखना है, शीतोष्ण और उपोष्ण एक ही चीज़ें हैं दोनों, तो इसको हम उपोष्ण भी बोल सकते हैं और शीतोष्ण भी बोल सकते हैं। अगर बात करें हम दक्षिणी ध्रुव की, यानी कि अंटार्कटिका वृत्त की, इस जोन की, तो ये हमारा कैसी जलवायु रहेगी, यहाँ पे कौन सा कटिबंध रहेगा, तो शीत कटिबंध हमारा यहाँ पर रहेगा। इस प्रकार से हमारे पृथ्वी को इन 3 कटिबंधों में बांटा गया है। जहाँ पर सूर्य की सीधी रोशनी पड़ती है, सीधी किरणें आती हैं, उस क्षेत्र में गर्मी ज़्यादा होती है और इसलिए यहाँ की जलवायु कैसी होती है, उष्ण होती है,
है, गर्मी वाली होती है, उष्ण को ही गर्मी बोला जाता है। तो 23.5 यानी कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा तक हमारा क्या सा कटिबंध पाया जाता है, तो उष्ण पाया जाता है। इससे ऊपर चलेंगे, यहाँ से सूर्य की किरणें वो तिरछी पड़ना शुरू हो जाती हैं और यहाँ पर इधर से गर्मी भी होती है थोड़ी, इधर से ठंडी भी होती है, यानी कि ऊपर का माहौल ठंडा है, नीचे का माहौल गर्म है, और बीच में क्या हो जाती है, हमारी सर्द गर्मी हो जाती है। ठीक है, आप समझ सकते हैं इन चीज़ों से। तो यहाँ पर क्या है, ना ठंडा ना ज़्यादा गर्म, और ये बीच की जलवायु होती है जिसको हम शीतोष्ण जलवायु कहते हैं, जिसमें शीत और उष्ण दोनों से मिलकर ये शब्द बना है शीतोष्ण। इससे अगर ऊपर चलेंगे तो यहाँ पे सूर्य की किरणें काफ़ी कम पहुँचती हैं, काफ़ी कम मात्रा में पहुँचती हैं और तिरछी पहुँचती हैं, जिस कारण ये जो है हमारे उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव जो भी हैं, ये हमारे क्या हैं, ठंडे हैं और जमे हुए हैं। और यहाँ पर कैसी जलवायु मिलती है, तो शीत जलवायु मिलती है, शीत कटिबंध होता है। तो हम उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को इस प्रकार समझ सकते हैं। अब बात करें हमारे जैसे कि हम बात करें उष्ण कटिबंधीय यानी गर्मी वाले क्षेत्र की, तो यहाँ का माहौल किस प्रकार का होगा, थोड़ा सा इसे भी डिक्लेयर कर लेते हैं। तो देखिए, ये जो हमारा उष्ण कटिबंधीय यानी कि कर्क रेखा से मकर रेखा है, यहाँ पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं, और सीधी किरणें पड़ने से वहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है। जैसा कि आपको पता है, यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा मैप डिजाइन करें, तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे मैंने एक मैप ड्रॉ किया है यहाँ पर, इसलिए कि आपको अच्छी तरह से ये चीज़ें समझ में आएँ। तो जैसे कि आपको पता है, कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा तक हमारे कौन सी कटिबंध मिलता है, हमें उष्ण कटिबंध मिलता है। अगर हम बात करें कर्क रेखा से आर्कटिक वृत्त तक, तो वहाँ तक हमें शीतोष्ण मिलता है, और मकर रेखा से अंटार्कटिका तक हमें शीतोष्ण मिलता है। और शीत की बात करें तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव हमारे कैसे हैं, ठंडे इलाके हैं, तो यहाँ पर हमारी भाई कटिबंध कैसे हैं, शीत कटिबंध हैं। तो देखिए, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये जो 3 रेखाएं हैं जो कि कहाँ से गुजरती हैं, हमारे अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती हैं। एकमात्र महाद्वीप कौन सा है हमारा, जहाँ से तीनों रेखाएं गुजरती हैं, तो वह हमारा अफ्रीका महाद्वीप है। यहाँ से हमारी तीनों रेखाएं गुजरती हैं, और इसके मध्य में जो क्षेत्र आता है वो हमारा उष्ण कटिबंधीय होता है, यानी गर्मी वाला होता है। तो यहाँ पर इस वाले क्षेत्र में, जैसे कि मैं बात करूँ अफ्रीका की, तो अफ्रीका पूरा क्षेत्र, लगभग पूरा क्षेत्र इसी में आता है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है। दक्षिण अमेरिका की बात करें तो इसका ऊपरी हिस्सा की बात करें तो पूरा ऊपरी हिस्सा हमारे कहाँ पर है, ये हमारे 0 डिग्री और मकर रेखा के मध्य में है। यहाँ पर एक देश है ब्राज़ील, ब्राज़ील से हमारी 0 डिग्री, यहाँ पर हमारा ब्राज़ील है, जिससे हमारा 0 डिग्री और मकर रेखा दोनों ही वहाँ से होकर गुजरती हैं। याद रख लेना, ब्राज़ील से मकर रेखा और विषुवत रेखा दोनों रेखाएं गुजरती हैं। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया से हमारी कर्क रेखा गुजरती है, उत्तरी अमेरिका से हमारी कर्क रेखा गुजरती है। ये चीज़ें ध्यान में रखने लायक है, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्टली कभी कभी आ जाता है इस प्रकार का। तो देखिए, इस क्षेत्र में क्या होता है, सर्वाधिक वर्षा देखने को मिलती है। देखिए, जहाँ पर गर्मी ज़्यादा पड़ेगी वहाँ पर बरसात भी ज़्यादा होगी, जहाँ पर गर्मी ज़्यादा पड़ती है वहाँ पर जलवाष्प ज़्यादा बनता है। जैसे कि आपको दिख रहा है, इस सारे क्षेत्र में यहाँ पे हमारा हिंद महासागर है, इसके इधर साइड में चलेंगे तो हमें प्रशांत महासागर देखने को मिलेगा, यहाँ पर अंटार्कटिक महासागर है। तो इन महासागरों का पानी गर्मी की वजह से जलवाष्प का रूप लेता है, और जलवाष्प ऊपर जाकर बादल का निर्माण करते हैं, और बादल होने से यहाँ पर बरसात होती है। तो जहाँ पर गर्मी ज़्यादा पड़ेगी वहाँ पर बरसात भी ज़्यादा होगी, नॉर्मली सी बात है। और बरसात ज़्यादा होने के कारण यहाँ पर वनस्पति भी ज़्यादा पाई जाती है। बरसात ज़्यादा होगी तो वनस्पति ज़्यादा पाएगी, यानी कि मैं कह सकता हूँ इस वाले क्षेत्र में सर्वाधिक वन क्षेत्र पाए जाते हैं। जैसे कि आपको पता होगा, हमारे अगर दक्षिण साइड में जाएं, इंडिया के दक्षिण साइड में, जो कि कहाँ आता है, हमारा कर्क रेखा और 0 रेखा के मध्य में आता है, तो वहाँ पर वन अधिक हैं, अधिक मात्रा में वन देखने को मिलते हैं। यहाँ देखेंगे तो अफ्रीका के जंगल हमें कहाँ मिलते हैं, तो अफ्रीका में, जो कि कहाँ पर है, अक्षांश पर है, 0 डिग्री अक्षांश पर है। बात करें अमेजन के जंगल, जो कहाँ है, हमारे दक्षिण अमेरिका में मिलते हैं। तो ये जंगल भी हमारे क्या है, बिहार जंगल हैं, बहुत बड़े बड़े जंगल हैं। ये अमेजन का जंगल, अफ्रीका के जंगल बात की जाए तो ये सारे जंगल जो
वनस्पति की बात करें तो सबसे ज़्यादा वनस्पति उस क्षेत्र में मिलेगी जिस क्षेत्र में गर्मी पड़ती होगी, यानी कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में सर्वाधिक वनस्पति देखने को मिलती है। और जिस क्षेत्र में वनस्पति ज़्यादा होती है तो वहाँ पर जीवों की संख्या भी ज़्यादा होती है, तो सभी प्रकार के जीव हमें यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, सर्वाधिक मात्रा में हमें देखने को मिलते हैं। तो सर्वाधिक मात्रा में जीव कहाँ में मिलेंगे? यहीं पे मिलेंगे। बात की जाए हमारे इंसान की, तो इंसान भी सबसे ज़्यादा, अगर मनुष्य की भी देखा जाए तो सब मनुष्य भी सर्वाधिक हमें इसी क्षेत्र में देखने को मिलता है, क्योंकि देखो जहाँ पर जल होगा वहाँ वनस्पति होगी, वनस्पति होगी तो उसके लिए जीव भी वहाँ पर होंगे, और जीव होंगे, वनस्पति होगी, सारी चीज़ें होंगी, तो इंसान कहाँ रह जाएगा? तो इंसान भी वहाँ पर रह जाएगा। इसके साथ बात करें तो यहाँ पर वर्षा ज़्यादा होने की वजह से सबसे बड़ी नदी, दुनिया की सबसे बड़ी नदियाँ भी कहाँ पर मिलेंगी? हमें यहीं पर देखने को मिलेंगी। तो हमारी अफ्रीका की नील नदी, जो कि यहाँ पर एक दरार पड़ी हुई है अफ्रीका के मध्य में, उसमें बहती है। ठीक है, कहाँ से बहती है? हमारी एक दरार, मध्यवर्ती इसके दरार पड़ा हुआ है, उस दरार में नील नदी बहती है, विक्टोरिया झील से निकलती है ये। ठीक है, विक्टोरिया झील से निकलती है, नील नदी बहती है, जो काफ़ी बड़ी नदी है। इसकी बात करें अमेजन नदी, तो अमेजन नदी हमें अमेजन के जंगल में देखने को मिलती है, वह भी काफ़ी बड़ी नदी है। ठीक है, तो बड़ी बड़ी नदियाँ भी हमें देखने को मिल रही हैं, झील देखने को मिल रही हैं, यहाँ पर काफ़ी सारी झीलें भी बनी हुई हैं, तो सबसे ज़्यादा झीलें देखने को मिल रही हैं। ठीक है, इसके बाद बात करें तो आपको एक और बता दिया जाए कि इंसान भी, अगर इंसान की उत्पत्ति भी कहीं से हुई है तो वह भी कहाँ से हुई है? तो अफ्रीका से हुई है। इंसान की उत्पत्ति भी अफ्रीका से हुई है, क्योंकि यहाँ पर वन होंगे, वहाँ पर नॉर्मल सी बात है, वहाँ पर हर चीज़ मिलेगी हमें। तो सबसे ज़्यादा अगर बात करें जो उष्णकटिबंध होते हैं वह जीवन के लिए पर्याप्त सुविधाएं देने का काम करते हैं, पर्याप्त जैवमंडल देने का काम करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये जीवन के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कटिबंध होता है उष्णकटिबंध। तो हमें ये पता चल गया उष्णकटिबंध में क्या क्या चीज़ें मिलती हैं हमें। वर्षा सबसे सर्वाधिक होगी, वन क्षेत्र सर्वाधिक मिलेगा, पानी ज़्यादा मिलेगा, नदियाँ मिलेंगी, वन मिलेंगे, और हमारे पशु संसाधन भी हमें सबसे सर्वाधिक मिलेंगे। लेकिन इसके कुछ घाटे भी होते हैं, यानी कि इसके नुकसान भी होते हैं। नुकसान कैसे होते हैं? जहाँ पर ज़्यादा वर्षा होती है, देखो एक तो गर्मी ज़्यादा पड़ी रही है, ठीक है, गर्मी ज़्यादा पड़ी रही है। अगर बाई चांस देखो ये जो वर्षा होती है, जलवाष्प बनना ज़रूरी नहीं है कि वो वहीं पर वर्षा करे। कभी कभी क्या है, हवाएं उन्हें दूसरी साइड में ले जाते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं उत्तर और दक्षिण साइड में, तो वर्षा क्या वहाँ पे नहीं होती, वर्षा वहाँ होती है, लेकिन वो कहाँ से होती है? मानसून यहाँ से हवा के द्वारा इधर पहुँच जाता है ना, उत्तर में पहुँच जाए तो उत्तर में वर्षा होती है, दक्षिण में पहुँच जाए तो दक्षिण में वर्षा होती है। तो कभी कभी क्या है कि इस क्षेत्रों में तेज़ हवाएं चलती हैं, ये हमारा समुद्री इलाका है, यहाँ से तेज़ हवाएं चलती हैं, तो वो उस मानसून को हवाएं विपरीत दिशाओं में ले जाते हैं, तो यहाँ बरसात भी नहीं पड़ती है। तो आपको इसी प्रकार यहाँ पर रेगिस्तान भी देखने को मिलता है, तेज़ गर्मी की वजह से रेगिस्तान भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, अगर बात करें और दूसरा कि जैसे वर्षा ज़्यादा होने से काफ़ी क्षेत्रों में ज़्यादा वर्षा हो जाने से दलदली क्षेत्र बन जाते हैं, तो वहाँ की जो वनस्पति है वो दलदली हो जाती है, लेकिन वह किसी काम की नहीं होती। वहाँ पर ना तो पशु रह पाते हैं उस दलदली क्षेत्र में, ना ही मानव के किसी काम की होती है। तो वह एक तरह से देखा जाए तो बिना काम की और इस प्रकार का क्षेत्र बन जाता है दलदली क्षेत्र, जहाँ पर हमारे मुताबिक और वनस्पति का जो फ़ायदा होना चाहिए वो फ़ायदा हमें मिल नहीं पाता है। तो दलदली क्षेत्र भी ज़्यादा हो जाता है क्षेत्र में। ठीक है, इसके बाद बात करें हम शीतोष्ण क्षेत्र की, तो शीतोष्ण क्षेत्र की बात करें तो एक हमारा आता है कर्क से अंटार्कटिक वृत्त के मध्य में, और एक आता है हमारा मकर रेखा और अंटार्कटिका वृत्त के मध्य में। ठीक है, तो ये क्षेत्र हमारे कहलाते हैं शीतोष्ण क्षेत्र। तो आपको देखने को मिल रहा होगा यहाँ पर, जैसा कि अगर मैं आर्कटिक वृत्त और कर्क रेखा के मध्य की बात करूं तो सर्वाधिक यहाँ पर पानी की मात्रा थोड़ी कम है, यानी समुद्र की मात्रा कम देखने को मिलती है, और हमारे भूमि की मात्रा, भूमि की जो क्षेत्र है वो अधिक देखने को मिलता है। अगर मैं बात करूं मकर रेखा अंटार्कटिका में, तो यहाँ पर भूमि बहुत कम देखने को मिल रही है और जल हमें ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं उत्तरी क्षेत्र में हमारी भूमि की मात्रा दक्षिणी ध्रुव के मुकाबले अधिक है। ठीक है, तो देखिए ये दोनों क्षेत्र हमारे क्या हैं? ये हमारे शीतोष्ण हैं, यानी कि यहाँ पर गर्मी और सर्दी दोनों
बराबर रहती हैं, मैक्सिमम रहती है। यहाँ सर्दी भी पड़ती हैं और गर्मियाँ भी पड़ती हैं। यहाँ पर हमें ग्लेशियर भी मिलते हैं और इसके साथ साथ हमें गर्मी भी देखने को मिलती है, यानी कि मध्य का होता है, एक संक्रमण क्षेत्र है। ठीक है, इसके बाद बात करें तो इस क्षेत्र में जैसे जैसे हम 0 डिग्री से उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव की तरफ बढ़ने लगते हैं तो तापमान में कमी आ रही है। उसके साथ साथ हमें क्या देखने को मिल रहा है, वन संपदा भी यहाँ पर धीरे धीरे कम होती नजर आएगी। वन संपदा नजर कम आएगी तो उसके साथ पशु संपदा भी हमें कम देखने को मिलेगी, जीव जंतु हमें कम देखने को मिलेंगे, जनसंख्या हमें कम देखने को मिलेगी। तो जैसे जैसे हम 0 डिग्री से उत्तरी ध्रुव की ओर बढ़ते हैं तो ये सारी चीज़ें घटती हुई जाती हैं। तापमान घट जाता है, बारिश घट जाती है, वनस्पति घट जाती है, जीव घट जाते हैं, जनसंख्या घट जाती है। तो ये सारी चीज़ें हमें घटते घटते और 0 की तरफ ले जाती हैं। इसी प्रकार जो उत्तरी ध्रुव है उसी प्रकार हम दक्षिणी ध्रुव की तरफ बढ़ेंगे तो वहाँ पे भी यही कंडीशनें होती हैं। तो इन शीतोष्ण क्षेत्र में ऊपर की साइड में देखोगे तो हमें वन क्षेत्र कम मिलेगा। क्यों कम मिलेगा, तो इस क्षेत्र में काफ़ी जगह पर ग्लेशियर हैं। जैसे कि मैं बात करूँ रूस में, तो रूस के ऊपरी क्षेत्र में क्या है, ग्लेशियर ज़्यादा हैं, यहाँ पर ग्लेशियर ज़्यादा हैं। यूरोप में भी, एशिया के उत्तर में भी, यहाँ पर भी बात करें तो इंडिया के ऊपर की साइड में चलेंगे सियाचिन ग्लेशियर मिलता है देखने को। तो इन पर क्या है, बर्फ़ जमी हुई है मोटी मोटी। तो यहाँ पर क्या है, वनस्पति पैदा नहीं हो पाती है। वनस्पति नहीं है तो जंतु भी नहीं हो पाते हैं और मानवता भी यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाती है। तो इस कारण यहाँ पर क्या है, हमें सारी चीज़ें कम देखने को मिलती हैं। ठीक है, औसत मात्रा में देखने को मिलती हैं। अगर इसके बाद बात करें तो हमारे आ जाते हैं 2 क्षेत्र, आर्कटिक व्रत और अंटार्कटिका व्रत। यानी कि इन क्षेत्रों में क्या है, सर्वाधिक शीत है, ये शीत कटिबंध हैं इन दोनों के। तो यहाँ पर हमें एक तरह से देखा जाए तो शून्य यहाँ पर जनसंख्या होती है। जीव देखने को मिल जाएंगे आपको, लेकिन इंसान तो है ही नहीं। अंटार्कटिका में कोई नहीं है, ठीक है। और आर्कटिक तो हमारा पूरा महासागर है, पूरा ठंडा महासागर है। सर्वाधिक ठंडे महासागर की बात करेंगे तो आर्कटिक महासागर, सबसे छोटा महासागर भी यही है, सबसे ठंडा महासागर भी यही है, जिसको छिपता हुआ महासागर भी कहते हैं। ठीक है, आपने हमारी पिछली वीडियो देखी हुई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, हमारे यहाँ पर माइनस में तापमान, कभी कभी माइनस में भी तापमान पहुँच जाता है। तो इस कंडीशन में क्या है कि यहाँ पर जीवन सर्वाइव नहीं कर पाता है। तो यहाँ पर ना तो वनस्पति पाई जाती है, ना ही जीव पाए जाते हैं। हाँ, अंटार्कटिका पर काफ़ी जीव होते हैं। जैसे कि मैं बात करूँ, भालू होते हैं, सफ़ेद कलर वाले जो भालू होते हैं वो हमें देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर सील मछली देखने को मिल जाती है। इसके साथ भी कुछ ऐसी सर्वाइवर हैं जीव जो ऐसे माहौल में सर्वाइव कर जाते हैं। ठीक है, तो कुछ ही मतलब कि वो उन्हें ना के मुकाबले ही मानो। अगर बात करें करोड़ों जीव हैं इस पृथ्वी के ऊपर, उसमें से अगर कोई 100 जीव यहाँ पर मिल जाएंगे तो उसकी गिनती कहाँ पर होगी। तो यहाँ पर हमें जीव भी देखने को नहीं मिलते हैं और ना ही इंसान देखने को मिलता है, ना ही कोई वनस्पति देखने को मिलती है। ठीक, तो इस प्रकार हमने ये समझे सभी हमारे कटिबंध। ठीक है, देखिए ये कंडीशन क्या होती हैं कि हमारी सूर्य की किरणें तो यहाँ पर तो सीधी पड़ती हैं, लेकिन इन ध्रुवों पर क्या है कि तिरछी पड़ रही हैं। ठीक है, तो पर्याप्त मात्रा में एक तो हमारे पे धूप नहीं मिल पाती है, और दूसरा क्या है कि ये सूर्य के सामने ये क्षेत्र आते हैं ना, तो ये करीब साल में एक बार आता है। ठीक है, जब जैसे कि हम अगर स्थिति की बात करें, अगर हम स्थितियाँ लें, ये हमारा सूर्य है और ये हमने पृथ्वी बना ली। ठीक है, तो ये हमने पृथ्वी बना ली यहाँ पर। तो देखिए ये पृथ्वी है और ये हमारी कितनी डिग्री झुकी हुई है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है, और ये सूर्य का चक्कर लगा रही है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर इसके सामने है, सूर्य के सामने है। ठीक है, यहाँ पर सूर्य के सामने है, ये जो क्या है हमारा कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य में है, ये तीनों रेखाएं। ठीक है, ये सूर्य के सामने पड़ रही हैं, यहाँ पर भी सूर्य के सामने पड़ रही हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर बात करें तो ये ध्रुव इसके सामने आया है, तो ये एक बार आ पाया, ये मान के चलो उत्तरी ध्रुव है। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तरी ध्रुव क्या है, सूर्य के सामने एक बार आ पाया है साल में। और यहाँ पर बात करें तो ये दक्षिणी ध्रुव है, तो ये दक्षिणी ध्रुव भी क्या है, एक बार आ पाया पूरी साल में सूर्य के सामने। तो अब देखो साल में कोई चीज़ एक बार हो रही है तो उससे कितना तापमान बढ़ेगा, तो इसी कारण से यहाँ पर तापमान कम रहता है। ठीक है,
आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल के बगल में आने वाले बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे कि हमारी आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। 1000 क्वेश्चनों की मैं सीरीज़ भी लाने वाला हूं, तो जल्दी आपको देखने को मिलेगी, जिसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें अब तक की परीक्षाओं में वैसे बात कर लें एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, इन जितने भी अभी तक पेपर हुए हैं उनमें वो बार बार देखने को मिलते हैं ऐसे क्वेश्चन, जिन्हें अगर हम कहें तो गोल्डन क्वेश्चन भी कह सकते हैं, क्योंकि वह एक बार नहीं 10-10, 20-20 बार आ चुके हैं क्वेश्चनों में। ऐसे क्वेश्चनों को बड़ी छाट कर और बड़ी मेहनत के साथ आपके लिए मैं लेके आऊँगा। तो हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद।